Hello, friends. Welcome to An Academy. That's me, Dr. Siddharth Arora, and friends. We are continuing with our series, Entire M. Lakshmikant for Indian Polity. So, welcome to part 40 of the series. 40th part आ गया है, यानी कि 39 ऐसे पार्ट्स YouTube पर अवेलेबल है, जहां पर अगर तुम इन से छोटे छोटे वीडियोस को भी करते चले जाओगे तो एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, जिसे कि बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी बोला जाता है, उसका वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज तुम थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कन्वर्ट कर लोगे। ये इट इज अ ग्रेट 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 अचीवमेंट एंड इट विल गिव यू अ ह्यूज एज इन द एग्जाम। अगर आप पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत खत्म कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, मुझे नहीं लगता यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कहीं हुआ है या कभी हुआ है। आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 130 टू 131 ऑफ एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, और ये हमारा 40th पार्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम लोग 1% भी सीरियस हो इस एग्जाम को देने के लिए, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम ये जितने पार्ट्स अभी तक हुए सबके सबको कर डालो, और एटलीस्ट ये क्वेश्चंस करते करते तुम्हारा सब्जेक्ट जो बेसिक फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा दैट तुम्हारे को उसमें एडवांस करने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो रेफरेंस बुक कर रहे हैं, द बुक दैट वी आर रेफरिंग एज इन सो फार एज दिस page number is concerned, that is the 5th edition of Indian Polity. Having said so, it does not mean that you cannot do the 6th edition. Whatever the new chapters, जो भी नए chapters है, जो भी updates है, I'm sure I will convert those into multiple choice questions also in the times to come. In other words, यहाँ पर सिर्फ reference के लिए 5th edition किया जा रहा है. You are free to utilize both the books. Now, very very important. So we are on Unacademy, which is the largest online learning platform in India. एंड नाउ तो सिर्फ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी नहीं बोला जा सकता, वी आर ऑल्सो इन टू द ऑफलाइन कोच एजुकेशन। इन अदर वर्ड्स कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो भी आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। सो वी हैव वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स, अनलिमिटेड व्यूज, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशन, मेंटोरशिप एंड डेली आंसर राइटिंग प्लानिंग। आपको सिर्फ ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड SIDLIVE SIDLIVE ये आपको यूज करना पड़ेगा, एंड मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। इतना जबरदस्त ऑफर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दैट अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया, गेट अप टू 50% ऑफ ऑन UPSC CSE सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपको GS CSAT ऑप्शनल प्री मेन सब कुछ आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट इज ये ऑफर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। अगर आप इन टॉपर्स के लिए के जैसे अपने आप को रियलिस्टिक चांस देना चाहते हो, प्लीज यूज द कोड SIDLIVE, आपको इमीडिएट 50% डिस्काउंट मिलेगा। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस। प्लीज रिमेंबर टू यूज द कोड एंड प्लीज रिमेंबर टू टेक अ डिसीजन वेरी वेरी फास्ट, बिकॉज ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमारा आरएम बैच लॉन्च हो रहा है फॉर UPSC CSE 2024, कॉम्प्रिहेंसिव GS बैच कोर्स है, एंड ज्वाइन दिस। और ये 11th मई को शुरू हो जाएगा। इसमें मेरा भी कोर्स होगा, पॉलिटी का ब्रांड न्यू कोर्स विल बी लॉन्च, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। प्लीज यूज द कोड SIDLIVE एंड ज्वाइन दिस। सो और अगर आपके पास मनी का इशू है, डोंट वरी, अन अकेडमी आपको 0% EMI पर सपोर्ट करेगा। दिस इज द ऑफलाइन मेथड जो मैंने आपको बताया था। दिस इज द थर्ड GS ऑफलाइन बैच which you should be joining or thinking of joining। 1.5 लाख जिसका नॉर्मल प्राइस था 1,30,000 है, यानी कि ये अर्ली बर्ड प्राइसेस है, एंड मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। आज हम कर रहे हैं पार्ट 40, और ये पार्ट 40 जो है वो पिछले जो 3-4 वीडियोस थे उनके बेसिक्स, हमने पिछले जो 3-4 वीडियोस किए थे उन वीडियोस में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। वी आस्क्ड वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, और मैंने आपको बोला था कि वो बेसिक फाउंडेशन तुम्हें बाद में काम आएगा। वो बाद में मतलब अब काम आएगा। अब हमने पिछली बार क्या किया था, सारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट्स पढ़ लिए थे, एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स कर लिए थे। जब फंडामेंटल राइट्स किए तो हमने तुम्हें बता दिया आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, तो वो एक एक लाइन में तुम्हें याद हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक आर्टिकल को MCQs में कन्वर्ट करेंगे ताकि पूरा का पूरा चैप्टर ही हो जाए। सो रिमेंबर, ये पूछा मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ या मैं कोई क्विज कर रहा हूँ, बट एक्चुअली मेरा सिर्फ मकसद ये है कि ये पूरी एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी तुम्हारी रिवाइज हो जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाए। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है तुमको डराने का, कंफ्यूज करने का, सर्टनली मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। सो इसी बहाने तुम्हारी बुक भी रिवाइज हो जाएगी और तुम्हारा सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा।
सो वी आर ऑन पार्ट 40, राइट, एंड पार्ट 40 में अब तुम्हें मिलेंगे +3 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एनीथिंग, +3 -1 एंड 0, और 60 सेकेंड्स मिलेंगे तुम्हें हर क्वेश्चन करने के लिए। सो इफ यू आर रेडी, सो एम आई। पहला क्वेश्चन आता हुआ तुम्हारी तरफ। एज पर आर्टिकल 14, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मैं एग्जैक्टली अब एक एक करके आर्टिकल करता चल जाऊंगा। एज पर आर्टिकल 14, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ इंग्लिश लॉ ओरिजिन, अमेरिकन लॉ ओरिजिन, इस्लामिक लॉ ओरिजिन, या नन ऑफ द अबव। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेक श्योर दैट यू डू दिस प्रॉपर्ली। एज पर आर्टिकल 14, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ कौन सा ओरिजिन? तो हमने इसको देखा था, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये है आर्टिकल 14। अब हम लोग उसको देख रहे हैं, इंग्लिश लॉ ओरिजिन, अमेरिकन लॉ ओरिजिन, इस्लामिक लॉ ओरिजिन और नन ऑफ द अबव। लेट्स सी, वी आर एबल टू आंसर। तुम्हारे पास है 50 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, और क्विकली आंसर, और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करो। +3 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 अगर अनअटेम्प्टेड छोड़ रहा तो। As per Article 14, the concept of equality before law is of English law origin, American law origin, Islamic law origin, and none of the above. Question में जान है. You have about 20 seconds to go. फटाफट आंसर दो, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करो, और अभी है ना बुक मत देखना, अभी क्वेश्चंस कर लो, देख लो कितने राइट आते हैं बिना रीडिंग द बुक। वंस यू फिनिश विद दिस वीडियो, then go ahead and read the book. That is how I would suggest. As per Article 14, the concept of equality before law is of, answer is A, yes. So अगर आप लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें लिखा हुआ ब्रिटिश ओरिजिन, मैंने इसे ब्रिटिश ओरिजिन, आई एम श्योर द ऑथर मेंट इंग्लिश लॉ ओरिजिन। सो लॉ के बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट है, अमेरिकन लॉज, ब्रिटिश और अदर इंग्लिश लॉज, स्पेनिश लॉज, ग्रीक लॉज, रोमन लॉज, वैदिक लॉज, इस्लामिक लॉज एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो देयर आर वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट। जिस स्कूल ऑफ थॉट से इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको प्लीज याद कर लेना। मैंने अभी भी क्या बोला था, the state shall not deny to any person equality before law and the equal protection of laws within the territory of India। तो जब मैंने ये वाली बात तुम्हें बता दी है, सो तुम्हें इस कॉन्सेप्ट में इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो इंग्लिश लॉ ओरिजिन में से है। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन कमिंग योर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 14, the concept of equal protection of laws. Now listen to this very carefully. I said state shall not deny to any person equality before law and equal protection of laws. The concept of equal protection of laws is of what origin? English law origin, American law origin, Islamic law origin, yeah, none of the above. Let's see if you can do this question. You have 60 seconds to answer this question. Hurry up. As per Article 14, +3 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if you left it unattempted. As per Article 14, the concept of equal protection of laws. You have about 40 seconds to go. Quickly, pay very, very close attention to not only these questions, but उसके साथ जो notes बनाते जा रहे हो, notes बनाना बड़ा जरूरी है। As per Article 14, the concept of equal protection of laws is of English law origin, American law origin, Islamic law origin, या फिर none of the above. Let's see if you can do this question, and the answer is yes. This is of American law origin. So American law origin में आया that there shall be an equal protection of laws. In other words, जब हम बोलते हैं like shall be treated as like, unlike shall not be treated as like, ये जो कॉन्सेप्ट है द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दिस इज अमेरिकन लॉ ओरिजिन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बेसिक क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर, बट लेट्स लुक एट दिस पार्ट। जिन लोगों ने करेक्ट किया है, +3 फॉर करेक्ट आंसर, -1 एंड 0। लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। एज पर, अब ये क्या है, तो सेम है, सेम नहीं है। एज पर आर्टिकल 14, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, या इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, आइदर ए और बी और नन ऑफ द अबव। ये मैंने ऐसे नोटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है नाइदर ए नॉर बी और सी। सो नन ऑफ द अबव,
एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? लेट्स लुक एट दिस एट अ लेटर स्टेज। अभी के लिए आंसर देने की कोशिश करो। 60 सेकेंड से तुम्हारे पास +3 फॉर करेक्ट आंसर, -1 एंड 0। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में आ गए हम लोग कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कहां से आ गया। लेट्स थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, सो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव। अब क्या है ना, अगर तुम में से कोई इसको गेस भी कर रहा है कि यार चलो यार कोई एक नेगेटिव पॉजिटिव दो में से एक कर देते हैं, ऐसा मत करना। अगर तुम्हें पता है कि व्हाई इज इट अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, देन आई वुड एक्चुअली इनवाइट यू टू राइट इट इन द कमेंट्स में लिख लेना कि क्यों तुम्हें लगता है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है एंड वॉट एवर। सो उसको एक्सप्लेन जरूर करना, बिकॉज इफ यू नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट तो फिर क्या फायदा हुआ ना, जो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सो लेट मी सी, आंसर ऑफ कोर्स इज ए। सो आंसर इज, इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट ना। इसका मतलब क्या हुआ? that there shall be no discrimination in the eyes of law based upon status and position। अब इसमें नेगेटिव क्या है? वर्ड मैंने क्या बोला? नो डिस्क्रिमिनेशन। देयर शैल बी नो डिफरेंस at all, everyone is equal before the law, so we will not look at the status, not look at the position. In other words, it completely removes any kind of thought process कि कहीं पर something called a reasonable classification होगा या नहीं होगा। It is completely saying number one, the supremacy of law, everyone shall be equal before law। अब इसी को मैं उल्टे तरीके से बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि there shall be no discrimination in the eyes of law based upon status or position। Let's see if you can understand the next question। अगर तुमने ये आंसर दे दिया है तो मैं इनवाइट करूंगा तुमको कि एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि तुमने इसको समझा था। अगर समझा था तो इसको नेगेटिव क्यों बोला जाता है, और अगर तुम्हें दिल ही कर रहा है, अगर तुम्हारा बिल्कुल ही मूड कर रहा है तो इसको है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल दे देना। बड़ा मजा आएगा। आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू रीड दैट। ओके, हो सकता है मैं उसको रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ, लेकिन मैं देखता सबके कमेंट्स हो। राइट, सो आई विल ऑलवेज हैव अ लुक एट दिस कि यार तुम में से कौन कौन उसको एक्सप्लेन कर सकता है। एक्सप्लेन इन द थोड़े से, ज्यादा उसे बहुत ज्यादा गाथाएं मत लिख देना, बट ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट पार्ट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। As per Article 14, the concept of equal protection of laws is of negative concept, positive concept, either A or B or none of the above। वैसे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होते हैं, वो लोग बहुत शार्प होते हैं। आई एम श्योर तुम भी शार्प ही होंगे। तो मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस को अननेसेसरली चैलेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी अभी तुमने सुन ही लिया था कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो मैं इतना जानता हूँ कि तुम लोग बहुत तेज हो, तो तुम लोग ना नेगेटिव कॉन्सेप्ट के बाद अब अगला का आंसर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पक्का ही बोलोगे। तो मैं तुमको 60 सेकेंड्स दूँ या 6 सेकेंड्स, तुम्हारा आंसर यही है। ओ भैया मैं मान गया तुम लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो। +3 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 फॉर अनअटेम्प्टेड। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स होने के नाते तुम लोग बहुत तेज होते हो। तुम लोग ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मैं तुम्हें +3 देता हूँ। लेकिन मैं +3 फिर वापस भी ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फिर इनवाइट करूंगा कि यार ये देखो, ये तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मालूम ही था, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव ही आना था। इसको है ना कमेंट सेक्शन में मेरे को ना शेयर करो कि क्यों इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तब दूंगा तुम्हें +3 कल की क्लास में। मैं देखूंगा कि आज के क्लास के कमेंट्स में किस किसने आंसर दिया। तो ये +3 है ना मेरे पास, तुम्हारा कस्टडी में मैंने रखे हुए +3। ये कल रिलीज हो जाएंगे। जो जो कमेंट सेक्शन में आंसर देगा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस के कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव क्यों बोला जाता है, और उसका भी तुम एग्जाम्पल दे दोगे, सो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो ये +3 तुम्हारा मेरे बीच का हिसाब रहा। ठीक है, मार्क्स तो मैं तुम्हें दूंगा ही ऑब्वियसली, बिकॉज तुमने पॉजिटिव बोला है। लेकिन ये रिलीज तब होंगे जब तुम ये कमेंट सेक्शन में लिखोगे। तो राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाई इज इक्वल प्रोटेक्शन लॉज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एंड गिव मी एन एग्जांपल ऑफ the same also। Oh, in the Indian system, the dash is the source of individual rights. Now, this is a very khatarnak question. Constitution, courts, parliament, family. In the Indian system, the dash is the source of individual rights. +3 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if you left it unattempted। So +3, -1, and 0। And let's see if you're able to answer। 60 seconds है तुम्हारे पास, go for it।
In the Indian system, the dash is a source of individual rights, constitution, courts, parliament or the family. Now ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो, देखो, एक एक पॉइंट हमेशा याद रखना, there are many a questions in polity which kind of is an overlap between polity and law, and sometimes between polity and political science. So somewhere these, like for example एक क्वेश्चन आता था, लिबर्टी, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, 2019 के यूपीएससी क्वेश्चन में आया, व्हाट इज योर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, व्हाट इज योर बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी. Now, to understand negative liberty and positive liberty, it takes more than merely so-called Lakshmikant book, but it requires a kind of understanding of political science, right? वैसे ही अब तुम्हें लगा कि प्रीवियस ईयर से कुछ कुछ क्वेश्चंस आने लगे, जैसे कस्टडी, बेल, परोल, फरलो एंड ऑल दीज थिंग. तो ये जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये दिस इज काइंड ऑफ एन ओवरलैप बिटवीन पॉलिटी, the so-called static polity and law. So don't worry, अगर तुम्हें ये questions as it is नहीं आ रहे, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लग जाएंगे. These are political science questions. Let's see if you're able to answer this question. Answer of course is A, Constitution. So answer of course is, now यहाँ पर एक important point था कि मैंने इसको क्यों बोला कि इंडियन सिस्टम, इसको मैंने इसीलिए इंडियन सिस्टम बोला कि जो इंडियन सिस्टम है, ओके, it is, the constitution is a source of individual rights. However, look at the British system, it is not necessarily the same. It says constitution is a collection of individual rights which is actually enforced by the courts or the judgments of the courts. So this is a very important part. In the Indian system, the constitution is a source of rights, not the collection of rights who somebody else is going to enforce. Beautiful thought process, लेकिन this is not the place where I can tell you in detail about this matter. अगर तुमने इसको करेक्ट आंसर दे दिया और वो भी सोच समझ के, congratulations, you've done a good job. Let's look at the next question. Rule of law concept. I'm putting rule of law in inverted commas. Rule of law concept was advocated by Socrates, Aristotle, Dicey, and Locke. Some people say Locke, some people say Locke. Okay, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं. Rule of law concept was advocated by Socrates, Aristotle, Dicey या Locke और Locke. ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादातर जो सीरियस पॉलिटी स्टूडेंट्स है वो इसके बारे में ज़्यादा विचार भी नहीं करेंगे. इट विल कम टू देम लाइक सेकंड नेचर, से बोलते बोलते टक आंसर, तक या कलाम. आई एम श्योर कि तुमने ये वर्ड बहुत बार सुना हुआ है. रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट वाज एडवोकेटेड बाय सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, डाइसी एंड लॉकी और लॉक, एंड यू हैव अबाउट 40 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर. +3 मिलेंगे. वैसे तुम्हें मैंने +3 नहीं देना चाहिए, इसको मैंने सस्ते में छोड़ देना चाहिए, 2 देना चाहिए, बट ठीक है, आज मेरा मूड अच्छा, मैं नहीं देता. +3 -1 and 0. Let's see if you are able to answer this question, and the time is up. Answer of course, इसको तो इतने कॉमनली बोला जाता है, ऐसे बोला ही जाता है. उसको तो नाम भी ऐसा हो गया, जिनको नहीं भी मालूम होता ना वो भी बोलते हैं डाइसीज रूल ऑफ लॉ. हाँ, तो वो तो जिनको नहीं भी पता होता ना वो भी ऐसे सीधा सीधा बोल देते हैं कि डाइसीज रूल ऑफ लॉ, जिनको एक्चुअली अभी तक ठीक से सब्जेक्ट नहीं भी मालूम होता. सो आई एम श्योर कि तुम इसको ध्यान से कर लोगे. डाइसीज रूल ऑफ लॉ, हेंस सेइंग दैट एवी डाइसी, ही वाज अ ब्रिटिश जूरिस्ट, एंड एवी डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ. We'll look into these in far more details in the coming questions or in the coming concepts. और ये बहुत ही important part है of your exam preparation. Let's look at the next question coming your way. ये क्या है? The president or the governor is not answerable to any court for the exercise and the performance of the powers and duties of his office. मैंने एक लाइन दी है, the president or the governor is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office. ये एक लाइन है, ये कहाँ पर प्रोवाइडेड? इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13, 14, 361, 370. Now you can very easily eliminate this, right? And I'm sure it will become very easy.
मैं तुम्हें हिंट देने के लिए भी ऐसा मैं मजबूर भी नहीं करना चाहता ऐसे, बट मैं हिंट दे देता हूँ। तुम नोटिस करो यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। अभी अभी हमने क्या किया था, हमने बोला था स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ द इक्वल प्रोटेक्शन लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। Now, that automatically means that everybody is equal in the eyes of law and there are reasonable classifications, etc., etc. But important point is यहाँ पे लिखा president of the governor is not answerable to any court for the exercise of the power and the duties of his office. In other words, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये exception है? हाँ, लग तो रहा। It is looking like an exception to the phenomenon or funda or the concept of Article 14. So ये exception to Article 14 है। That makes it a very interesting question. But the point here is, ये आंसर पूरा लिखने के लिए तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा is provided under Article 13, 14, 361 or 370. Let's see if you're able to answer this question. +3 मिलेगा for a correct answer, -1 and 0. 20 seconds to go. Let's see if you're able to answer this question. +3, -1 and 0. And the time is फास्ट अप्रोचिंग। जल्दी 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 जल्दी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात पहले बता देना चाहता हूँ इससे पहले कि यू लैच ऑन टू योर आंसर एंड देन यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग कि मेरा करेक्ट आंसर है। दो चीज़ें यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन का टेक्निक ज़रूर यूज़ किया करो। इफ़ यू डोंट यूज़ एलिमिनेशन टेक्निक इन दीज क्वेश्चंस तो ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू आर गोइंग टू बी इन अ कंसिडरेबल डिसएडवांटेज। सो एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ पर जस्ट सो दैट आप इस क्वेश्चन को एज इट इज भी याद कर लो। यहाँ पे लिखा प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स और ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। यानी कि वो जब ऑफिशियल ड्यूटीज कर रहे हैं ना तब ये लागू होता है, पर्सनल की बात नहीं हो रही है, ऑफिशियल ड्यूटीज। तो प्लीज जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हो सकता है वो बोलते हैं ना हाफ अ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग और समथिंग, सो ऐसा मत करना। सो ध्यान से सुनना ये किस चीज के एक्सेप्शन है। Having said so, the answer over here is Article 361, ये जो exception to Article, मुझे बड़े आराम से मुझे आ भी सकता था। कैसे 370? मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी का या फॉर दैट मैटर आज तो पॉलिटी का एक नॉर्मल इंसान जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको भी मालूम है 370 जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस वाली स्टोरी का था। ये बड़े आराम से एलिमिनेट हो सकता है। 13 पे आज तक हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, जुडिशियल रिव्यू वगैरह, ये एलिमिनेट हो सकता है। और कमाल की बात है इसके बाद से दो ही चॉइसेस रह गई, एक थी 14, एक था 361। और अगर तुम्हारा नजरें ऊपर की तरफ जाए तो वहां पे लिखा हुआ था एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 है। तो अगर एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 है तो आर्टिकल 14 तो हो नहीं सकता। एज गुड एज that could have easily landed you with the method of elimination. Even without knowing Article 361, you would have answered this question very well. So this is the answer of Article 361. Answer correct. Let's look at another one. अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ लिखा है नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग said or any vote given by him in the legislature or any committee thereof is provided under Article 32, 105, 361 and 194. सो पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ फॉर दोज ऑफ यू जिनको अभी तक जिन्होंने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, एंड दैट इज व्हाई प्रॉबेबली इतनी हैवीली वर्डेड लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाए। नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, यानी कि जो एमएलएज होते हैं उनके ऊपर कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते फॉर एनीथिंग जो कि वो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर पे अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, कोई उन्होंने विचार व्यक्त कर दिए या कोई वोट कर दिया, वो काम पर उनके ऊपर कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होता। तो ये एक्चुअली एक तरह से एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज इन द सेंस कि प्रैक्टिकली उनके पास अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नाउ ये तो हमने बोल दिया, और अगर हमने ये लाइन बोल दी है कि नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर स्टेट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एटसेट्रा एटसेट्रा, सो कैन आई अगेन से दैट दिस इज आल्सो एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। सो एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 पढ़ाते पढ़ाते मैंने तुम्हें बता दिया। इससे पहले वाला जो मैंने पढ़ा है वो है द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 361, और ये वाला इज ready? Yes. So you have 5 more seconds and go for the answer now. Answer is Article 194.
नाउ 194, अब तुम्हें ये याद रहेगा। अब इसको एक्चुअली तुम्हें आर्टिकल्स से याद ना रहकर इसको एक पेज इसके फॉर्म में रख लो। एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14 के कैटेगरी में तुम्हें 2-4 एग्जाम्पल्स होने चाहिए। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब का याद है, मिलिट्री कोर्स का है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ यू कैन गो इनटू दोस, बट डोंट वरी, एज एंड व्हेन वी गो फॉरवर्ड एक भी लाइन ऐसा नहीं होगा जिसका मैं एमसीक्यूज नहीं कन्वर्ट करूंगा। आई विल कन्वर्ट ऑल ऑफ देम। लेकिन अगर मैं एक साथ सारे के सारे डाल दूंगा, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू गेस। सो डोंट वरी ऑन दिस पार्ट, हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक जरूर करेंगे। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, नाउ प्लीज रिमेंबर, पिछली बात है नो मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, no member of the parliament and the rest of the things remain the same shall be liable to any proceedings in any court in the respect of anything said or any vote given by him in the legislature of any committee thereof. Now what is very very important at this stage कि तुम eliminate करो, very important. I did not give you this question to answer because मैं ये नहीं कहना चाहता कि तुम्हें सारे आर्टिकल्स ही याद हो, सॉरी, मेरा इस टाइम पे वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। मेरा सिर्फ यहाँ पर पर्पस ये है, क्या तुम यहाँ पर विदाउट इवन नोइंग द आर्टिकल कैन यू डू एलिमिनेशन और नॉट। आई विल गिव यू 60 seconds नॉट टू थिंक बट टू डू एलिमिनेशन। आई एम सजेस्टिंग यू कि इस वीडियो सीरीज का अगर तुम संपूर्ण फायदा उठाना चाहते हो तो एलिमिनेशन सीखो, बिकॉज दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। और बहुत सारे लोग अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन ही किए, हो सकता है तुम्हें आगे का टॉपिक ना हो आता हो, लेकिन विल यू रियलाइज और यू शुड एक्चुअली रियलाइज कि आप एलिमिनेशन से वो सारे मेथड्स भी कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट डूइंग दोज क्वेश्चंस आल्सो फॉर विच यू हैव वेरी पार्शियल नॉलेज। तो कोशिश करो एलिमिनेशन से। 32, 105, 361 या फिर 194। Alright, +3 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 if you left it unattempted. And you have 15 more seconds to answer this question. All right, and the answer coming your way, answer is B. Yes. Now, हो सकता है जो लोग ऑब्वियसली जिन्होंने मुझसे पढ़ा हो या फिर खुद ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो, यू माइट एज वेल हैव डन इट बाय योरसेल्फ, बट लेट्स जस्ट थिंक कि मुझे नहीं आता था या मुझे ये नहीं मालूम है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। 32 हम लोगों ने एलिमिनेट कर, हमें करने की जरूरत ही नहीं, हमने इतने बार कर दिया है। इट इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसलिए मैंने जो पीछे के वीडियोस किए उनमें इतना डिटेल में मैंने एक एक फंडामेंटल राइट किया। ये क्यों किया? एक तो तुम्हें फमिलियरिटी हो जाती है, यू स्टार्ट बिकमिंग फमिलियर, यार ये कौन सा चैप्टर हो रहा है, कौन सा आर्टिकल क्यों आ रहा है। अब मैंने इसलिए 3 वीडियोस ऐसे किए थे, एक के बाद 14, 15, 16, आराम से एक एक लाइन को सब करते हो। 3 भी नहीं, आई थिंक आई डिड 4। दूसरा मैंने अभी अभी तुम्हें बताया 361 का। ओके, तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसका कोई लेना देना नहीं इससे। 361 अभी अभी मैंने बताया कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट। मैंने बोला एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 है ये। फिर मैंने इससे पहले वाले उसमें बताया कि 194 में ये सेम चीज़ है, बट यहाँ पर नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की जगह यहाँ लिखा हुआ नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। क्या मैंने ये बात बताई? यस। तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इट वुड हैव स्ट्रेट अवे लैंडेड विद एलिमिनेशन टेक्निक ऑफ 105। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट, दैट आपको एलिमिनेशन एक बहुत मददगार चीज़ हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होगा। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल डैश कम्स इन, आर्टिकल 14 goes out. Now this is a very tough question, especially those who have yet not studied. So what will I do? I'll give you a benefit of doubt. I'll give you 30 seconds. और जिसने ये करेक्ट आंसर दे दिया, I'll give you +1 bonus. Okay. अंडरस्टैंडिंग कि ये तुम्हें नहीं आते हुए भी, alright, you can try this, alright. So you have about 15 seconds to answer. I'm sure, और मैं इसको इस टाइम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता because this is kind of beyond this, but because हम article 14 पढ़ रहे थे and this is a very beautiful line, I decided to go for it. Answer, of course, is D. Yes, answer is article 31C. नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि तुम ये लाइन को ना याद करके एक नोट्स में ऐसा रेड पेन से मार्क करके रख लो। एट द राइट टाइम व्हेन वी आर स्टडिंग रिगार्डिंग दिस,
we will discuss this in far more detail. This is not the correct time to discuss this. I hope तुम्हें मजा आया. So तुम नोटिस करो एक ही आर्टिकल पे मैंने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, and I think it will do you a great benefit and create an edge for you. अगर तुम्हें ये अच्छा लगा, please make sure that you like, share and subscribe और comment section में जरूर डालो are you enjoying this or not. एंड बिफोर आई साइन ऑफ, एक और बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, अनअकैडमी आपके लिए 50% ऑफ ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन का एक ऑफर लेकर आया है. इन अदर वर्ड्स दिस इज अनबिलीवेबल काइंड ऑफ ऑफर, लेकिन याद रखना इट इज ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. प्लीज यूज द कोड SETLIVE and join this. You are a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. In the words of Unacademy, let's track it until next time. God bless. Thank you and Jai Hind.